नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। वाह, क्या गांव है! मैंने इतना खूबसूरत गांव पहले कभी नहीं देखा, शुभम ने कहा और फिर उस गांव की खूबसूरती को निहारने लगा। यह गांव जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, एक करीब 16-17 साल के लड़के ने पास आकर कहा। खतरनाक क्यों? शुभम के मन में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। लड़का कुछ और कहने वाला था, तभी गांव के एक आदमी ने उसे बुलाया। हे विजय, इधर आओ। जी काका, विजय ने कहा और वहां से चला गया। वो 4 दोस्तों का ग्रुप था, शुभम, राहुल, श्रेया और आराध्या। वे 3 पहाड़ियों के बीच बसे दुर्गापुर गांव में खड़े थे। 3 पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये लोग छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे और उसी वजह से इस गांव में आए थे। हाँ यार शुभम, यह गांव सचमुच में बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो जैसे यहां आकर इसकी खूबसूरती में खो ही गई हूं, श्रेया ने कहा और अपने हाथों में घूमते हुए इधर उधर देखने लगी। वह हरा भरा, चारों तरफ बगीचों से ढका हुआ, नदियों और रनों के बीच जैसे उनके गोद में बसा हुआ गांव था। वहां पक्षियों का कलरव भी मधुर संगीत की तरह सुनाई पड़ता था, लेकिन वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। वह जमीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। कहते हैं वह दुनिया के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक था, लेकिन जो चीज जितनी खूबसूरत होती है उसे नजर भी उतनी ही जल्दी लगती है। ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी हुआ। भैया चलिए, हम आपको यह गांव दिखाते हैं, विजय ने उन लोगों के पास आकर कहा। हाँ चलो दिखाओ, हम तो कब से इस गांव को देखने के लिए बेचैन हैं ताकि जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू कर सकें, राहुल ने कहा और वह अपना कैमरा लेकर विजय के पीछे चलने लगा। बाकी सब भी अपना सामान और बैग के साथ विजय के पीछे चल दिए। वे अभी कुछ देर पहले ही चढ़ाई करके ऊपर आए थे। विजय उन लोगों को लेकर पूरे गांव में घुमाने लगा। जब भी बाहर से कोई उस गांव में आता था तो विजय एक गाइड की तरह उन्हें गांव घुमाता था। विजय ने उन्हें गांव के सारे बाग बगीचे, नदियां, झरने सब कुछ दिखाया। साथ ही उन्होंने यह भी डिसाइड कर लिया कि वे लोग किस जगह की शूटिंग कहां करेंगे। पूरा गांव घुमाने के बाद विजय उन्हें उस गांव के लास्ट में बने एक पॉइंट पर ले गया जहां से चिल्लाने पर आवाज वापस आती थी। वह गांव की सबसे ऊपरी जगह थी जहां से नीचे की खूबसूरती बहुत अच्छे से दिखाई देती थी। सबसे पहले विजय ने वहां खड़े होकर अपना नाम चिल्लाया तो सबको उसकी आवाज वापस सुनाई दी। फिर श्रेया ने अपना नाम चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, मरो श्रेया। श्रेया डर से पीछे हट गई। बाकी सबने भी बारी बारी से अपना नाम पुकारा और हर बार एक ही आवाज आई, मरो। सब डर से पीछे हट गए। तभी उन्होंने देखा कि वहां से धूल भरी आंधियां चलने लगीं। शुभम ने विजय से पूछा, यह सब क्या है? भैया यह बवंडर है, यहां जब भी कोई बाहर से आता है तो अक्सर यह उठता है, विजय ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है यह विजय को भी नहीं पता था। चलो गांव की तरफ बढ़ते हैं, विजय ने कहा और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे गांव में पहुंचे बवंडर थम गया। चलो भैया, हम आपके लिए रुकने की व्यवस्था कर देते हैं, हमारी मुलाकात अब कल होगी, विजय ने कहा। ठीक है, शुभम ने कहा और उसके पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक श्रेया की नजर किसी चीज पर पड़ी और वह ठिठक कर रुक गई। क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई? शुभम ने पूछा। उधर देखो, श्रेया ने उंगली से इशारा किया। शुभम ने देखा कि घर के गेट पर कुछ लिखा हुआ था, नालेबा, जिसका मतलब होता है कल आना। यह देखकर सब सोच में पड़ गए। आसपास के हर घर के गेट पर यही लिखा था। इतने सुंदर गांव के हर गेट पर ऐसा क्यों लिखा है? शुभम ने विजय से पूछा। यह नजर के लिए है, काले टीके की तरह,
इसे लिखने से इस गांव को कभी नजर नहीं लगती, विजय ने जवाब दिया। फिर भी कोई तो वजह होगी, श्रेया ने सवाल किया। हम ज्यादा नहीं जानते, बस गांव वालों का मानना है कि यह लिखने से भूत प्रेत नहीं आते, विजय ने सीधा सा जवाब दिया। क्या भूत प्रेत? यह सब थोड़ी होता है, आराध्या ने कहा। छोड़ो ये सारी बातें, चलो अपना अपना कमरा देख लेते हैं, शुभम ने कहा। विजय ने उन्हें एक धर्मशाला में ठहरने के लिए जगह दिखाई। वह कहता है कि इस गांव में शाम 7 बजे के बाद किसी का भी घर से निकलना मना है। ऐसा क्यों? श्रेया ने पूछा। बस लोग मानते हैं, विजय ने जवाब दिया और चला गया। वे चारों अपना बैग संभाले अंदर आए तो वहां सिर्फ एक आदमी था, जिसे केयर टेकर कहते हैं। उसने उन लोगों को 2 कमरे दिखाए। एक में शुभम और राहुल रुक गए और दूसरे में श्रेया और आराध्या। केयर टेकर ने कहा, रात में किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर मत निकलना, आपका खाना आपके कमरे में ही आ जाएगा। इतना कहने के बाद वह आदमी भी चला गया। कुछ देर बाद एक औरत खाना लेकर आई और खाना देकर वह भी चली गई। अब पूरी धर्मशाला में सिर्फ वे चारों ही थे। रात के करीब 11 बजे श्रेया की नींद खुली तो उसने देखा कि आराध्या वहां नहीं थी। वह उठकर बाहर गई और शुभम और राहुल को जगाया। उन लोगों ने चारों तरफ ढूंढा तो आराध्या छत पर बैठी किसी से बातें कर रही थी। जैसे ही वे लोग उसे बुलाने के लिए जाने लगे, अचानक से वहां की सारी लाइट्स बंद हो गईं और तेज हवा का झोंका चलने लगा। आसपास के जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज और तेज हो गई। आराध्या ने भी यह चीज अनुभव की, लेकिन जैसे ही वह नीचे आने के लिए आगे बढ़ी, एक लाल आंखों वाला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। आराध्या तेजी से चिल्लाई। बाकी सबने भी उस साये को देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह साया आराध्या को वहां से लेकर गायब हो गया। श्रेया डर से शुभम के सीने से चिपक गई और राहुल भी एक कोने में खड़ा था। अब तीनों एक ही कमरे में जाकर बैठ गए और डरते डरते रात गुजारी। सुबह होने पर जब केयर टेकर आया तो उन्होंने उसे आराध्या के गायब होने की बात बताई। केयर टेकर ने उनसे कहा, मैंने तो पहले ही मना किया था कि कमरों से बाहर मत निकलना, लेकिन आप लोग नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? आप कुछ नहीं कर सकते? वह कौन था? आप कुछ तो जानते होंगे, श्रेया ने गुस्से में पूछा। हम कुछ नहीं जानते, बस यह कि यह गांव श्रापित है और यहां बाहर से आने वाला हर शख्स की मौत तय है, केयर टेकर ने कहा। लेकिन ऐसा क्यों है? कोई तो कारण होगा, शुभम ने पूछा। वह सब मैं नहीं जानता, पर कोई तो जानता होगा, राहुल ने कहा। हां, इस गांव के बाहर एक साधु रहते हैं, कुटिया बनाकर। बस वही कुछ बता सकते हैं, शायद उनकी मदद मिल सके, केयर टेकर ने कहा। इधर ये तीनों अपना बैग लेकर उस कुटिया की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे नदी से थोड़ा आगे बढ़े, तेज बवंडर चलने लगा। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक उस बवंडर ने राहुल को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। श्रेया ने शुभम का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वह साया उनके सामने आ गया। उसने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे, जबकि उसका चेहरा आदमी का था। उसकी आंखों में अंगारे तक रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। श्रेया ने शुभम का हाथ छोड़ दिया। शुभम का भी वही हाल होने वाला था, लेकिन वह साधु वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथ में पवित्र जल फेंका, जिससे वह साया वहां से गायब हो गया। तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? साधु ने पूछा। जी, हमें इस गांव की सच्चाई जाननी है, शुभम ने कहा। जाओ, मेरे कुटिया में बैठो, मैं आता हूं, साधु ने कहा और श्रेया की हालत देखने लगे। कुटिया में तीनों साधु से जानने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या हो रहा है। यह गांव प्राचीन काल से ही श्रापित है। राजा ने इस गांव को बनवाया था और उसकी बेटी इस गांव की रानी बनी, लेकिन उसे बहुत जल्द मृत्यु प्राप्त हुई। तभी से इस गांव में उसका साया घूम रहा है। वह हर परदेशी को अपना शिकार बनाती है, साधु ने कहा। लेकिन इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? शुभम ने पूछा। इसका उपाय सिर्फ वही जान सकती है, साधु ने कहा और श्रेया की ओर इशारा किया। मैं? श्रेया ने हैरानी से पूछा। हां, रानी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई है। अब तुम्हें ही यह गांव बचाना होगा, साधु ने कहा। अब श्रेया को उस साय से लड़ना होगा ताकि वह गांव को श्राप से मुक्त कर सके। श्रेया ने साहस जुटाया और साधु के निर्देशों के अनुसार रानी से संवाद किया। उस रात श्रेया ने रानी से बात की और उसकी पीड़ा सुनी। रानी ने कहा कि उसकी आत्मा
तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उसकी मौत के कारण का पता नहीं चल जाता। रानी की आत्मा की मदद से श्रेया और उसके दोस्तों ने उस पुराने महल में जाकर सच्चाई का पता लगाया। वहां उन्हें राजा के दरबार की पुरानी पुस्तक मिली जिसमें रानी की हत्या का रहस्य छुपा था। रानी की आत्मा को न्याय दिलाने के बाद गांव का श्राप समाप्त हो गया। श्रेया, शुभम और राहुल वापस अपने घर लौट आए। अब वह गांव फिर से सुरक्षित और शांत हो गया था। यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।